हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेके पे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित भाग 2, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? हिकल ने, जॉनसन ने, ट्रिवेरियनस ने, लेमार्क ने। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा जगत की परिकल्पना सर्वप्रथम हिकल महोदय ने किया था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। हिकल महोदय ने प्रोटिस्टा जगत की परिकल्पना सर्वप्रथम किया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। और लेमार्क ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। किसने? तो लेमार्क ने। ठीक है। और ट्रिवेरियनस ने, इन दोनों ने जीव विज्ञान शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? तो ट्रिवेरियनस और लेमार्क ने दोनों ने मिलकर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में समुद्र तल के जीव क्या कहलाते हैं? पेलाजिक, वैंधिक, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा समुद्र तल के जीव क्या कहलाते हैं? तो वैंधिक। समुद्र तल के जीव जो हैं वो वैंधिक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। और आइए देखते हैं पेलाजिक। पेलाजिक जो है वो जल के ऊपरी सतह पर रहने वाले जीव जंतु को हम पेलाजिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जल के ऊपरी सतह पर रहने वाले जीव को हम क्या कहते हैं, तो पेलाजिक कहते हैं। और पूछा जाए समुद्र तल के नीचे जो जीव रहते हैं उनको वैंधिक कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन वैंधिक। समुद्र तल के जीव वैंधिक के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मादा जीवधारियों के प्रजनन अंग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टेक्टोलॉजी, सीरोलॉजी, गाइनोकोलॉजी, पैथोलॉजी। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा गाइनेकोलॉजी। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। मादा जीवधारियों के प्रजनन अंग के अध्ययन को हम गाइनेकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। आइए दोस्तों, अब जानते हैं टेकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो टेकोलॉजी में हम शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आइए सीरोलॉजी के बारे में जानते हैं। सीरोलॉजी में हम रक्त के सीरम रुधिर आदान प्रदान के अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये सीरोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। जंतुओं के कान, नाक एवं गले के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी, ओंटोजेनी, राइनोलॉजी, रेडियोबायोलॉजी। तो आपका राइट आंसर होगा जंतुओं के कान, नाक एवं गले के अध्ययन को हम राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। राइनोलॉजी के द्वारा जंतुओं के कान, नाक एवं गले का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और ओंटोजेनी में हम जीव वृत्त का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखना। ठीक है, न्यूरोलॉजी में हम रक्त, सीरम और रुधिर आदान प्रदान का
न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं और ओंटोलॉजी में जीव वृत्त का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखना। और रेडियो बायोलॉजी में हम जीवों पर विकिरण का प्रभाव का अध्ययन करते हैं। रेडियो बायोलॉजी में हम जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है रेडियो बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये सारे जो लॉजी है अध्ययन है वो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए जंतुओं के कान नाक के गले के बारे में तो राइनोलॉजी के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिर्कोलॉजी, एरेनकोलॉजी, सीरोलॉजी, नीडोलॉजी। तो आपका राइट आंसर होगा नीडोलॉजी। पक्षियों के घोंसले का अध्ययन हम नीडोलॉजी के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं पक्षियों के घोंसले का तो अध्ययन हम नीडोलॉजी के द्वारा करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अब आइए मिर्कोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो मिर्कोलॉजी के अंतर्गत हम चींटियों का अध्ययन करते हैं। किसका? तो चींटियों का। ठीक है, तो मिर्कोलॉजी के अंदर चींटियों का अध्ययन किया जाता है और एरेक्नोलॉजी के द्वारा हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखना। मिर्कोलॉजी को चींटियों का अध्ययन किया जाता है, एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो आप दोस्तों इसे जरूर याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्तनधारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मैमोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, निमेटोलॉजी, कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा स्तनधारियों के अध्ययन को हम मैमोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्तनधारियों का अध्ययन को हम मैमोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अब आइए देखते हैं सर्पेंटोलॉजी के द्वारा हम किसका अध्ययन करते हैं? तो सर्पेंटोलॉजी के द्वारा हम सरीसृप वर्ग का अध्ययन करते हैं। किसका? तो सरीसृप वर्ग का। ठीक है, और निमेटोलॉजी के अंतर्गत हम गोल कृमियों का अध्ययन करते हैं। किसका? तो गोल कृमियों का। ठीक है, आप दोस्तों इसे याद रखना, निमेटोलॉजी के अंतर्गत गोल कृमियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का, संयोजी ऊतक का, प्रोटीन ऊतक का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऊंट का कुबड़ जो है वो वसामय ऊतक का बना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जो ऊंट का कुबड़ होता है वो वसामय ऊतक का बना होता है। जो ऊंट जो पानी पीते हैं, वो ऊंट जो होता है रेगिस्तान का, उसे जहाज कहा जाता है, वो अपने कुबड़ में कई दिनों का पानी एक साथ इकट्ठा कर लेता है, जिससे गर्मी में रेत में जो चलते हैं वो रेगिस्तान में उसको जल की उससे आपूर्ति होती रहती है, जिससे वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है ऊंट। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ऊंट का कुबड़ वसामय ऊतक का होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम, CO, Fe, A, B, C सभी। तो हम जानते हैं दोस्तों कि हीमोग्लोबिन में F यानी कि लोहा पाया जाता है। Fe का सूत्र होता है लोहा। ठीक है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन में जो है Fe धातु यानी कि लोहा धातु पाई जाती है। ठीक है,
जो रक्त के निर्माण में काफ़ी सहयोगी होती है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों को पहचान कर सकता है? घोड़ा, चिंपैंजी, बंदर, कुत्ता। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा बंदर। मनुष्य के अतिरिक्त बंदर ही एक ऐसा जानवर है जो सभी रंगों को अलग अलग पहचान कर सकता है और इनकी बुद्धि क्षमता मनुष्य की ही समान होती है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। उस गुणसूत्र को क्या कहा जाता है जो शरीर के लिंग निर्धारण करते हैं? एक्स तथा वाई, एक्स तथा एक्स, वाई तथा जेड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एक्स तथा वाई। एक्स तथा वाई ऐसे गुणसूत्र हैं जो लिंग निर्धारण में सहयोगी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक्स, डबल एक्स तथा एक्स और वाई, ये जो दोनों गुणसूत्र हैं ये आपके फीमेल में पाए जाते हैं और ये मेल यानी पुरुषों में पाए जाते हैं। इन दोनों एक्स और वाई जो हैं इनमें ये 23 जोड़े में होते हैं। ठीक है, अगर निषेचन के द्वारा अगर एक्स एक्स मिलते हैं तो इसके द्वारा जो संतान होगी निषेचन के द्वारा वो लड़की होगी यानी कि गर्ल होगी। अगर निषेचन के द्वारा अगर एक्स और वाई मिलते हैं तो इसके द्वारा क्या होगा, तो लड़का होगा। ये माननीय है। इसलिए आपको ये निषेचन क्रिया ये इन दोनों एक्स और वाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं 23 यानी कि 46, 23 23 46 जोड़े में उपलब्ध होते हैं। इन्हीं के मिलने पर निषेचन की क्रिया शुरू होती है। ठीक है, एक्स और वाई। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए के पृथक्करण एवं शोध की तकनीक का विकास किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने, वाटसन एवं क्रिक ने, स्वान एवं वाटसन ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए का पृथक्करण शोध की तकनीक वाटसन एंड क्रिक ने किया था। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। कोशिका सिद्धांत की प्रतिपादन सर्वप्रथम स्लाइडेन ने एवं स्वान ने किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो आपका सही आंसर होगा स्लाइडेन एवं स्वान ने, जो इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। ठीक है, और आपसे पूछा जाए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? हरगोविंद खुराना ने, स्टेनले ने, इवानोस्की ने, जॉन साल्क ने। तो आपका राइट आंसर होगा जॉन साल्क ने। जॉन साल्क ने सर्वप्रथम पोलियो रोग का टीका की खोज किया था। किसने? तो जॉन साल्क ने। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पोलियो जो है वो एक संक्रमित रोग है जो इसका अभियान चलाकर इसका टीके के द्वारा हम इसकी निवारण कर रहे हैं। पोलियो रोग का टीका हम बंदे के हृदय से निकाल उसके हृदय से उसका वायरस निकाल कर हम इसका पोलियो रोग का टीका का निर्माण करते हैं जो बच्चों को इसकी खुराक पिलाई जाती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी पोलियो टीका सर्वप्रथम जॉन साल्क ने तैयार किया था। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मच्छरों में मलेरिया परजीवी का जीवाणु जनन कहाँ पाया जाता है?
परजीवी में, कोशिका भित्ति में, कोशिका में, अमाशय भित्ति में। तो आपका राइट आंसर होगा अमाशय भित्ति में। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। मच्छरों में मलेरिया परजीवी का जीवाणु अमाशय भित्ति में पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। मलेरिया जो है एक संक्रमित बीमारी है। इस की टीका की खोज अभी तक नहीं चली है, ठीक है। इसलिए आपका जो है ये मलेरिया एनोफिलीज मच्छर के काटने से भी होता है, ज़्यादातर फैलता है। इसलिए इसका अभी तक टीके का आविष्कार नहीं हुआ है, जो अभी तक इसका क्या है टीके की खोज भी चालू है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी अमाशय भित्ति में। अगला प्रश्न देखते हैं। सरसों, चना, गेहूं में से किसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु युक्त न्यूडल्स पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर होगा चना, मक्का, चावल, दाल। तो आपका सही आंसर होगा चना में। सरसों, चना और गेहूं में से किसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु युक्त न्यूडल्स पाए जाते हैं? तो ये चना में इसके जीवाणु न्यूडल्स पाए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग करता है? यकृत, पित्त, वृक्क, फेफड़ा। तो आपका राइट आंसर होगा वृक्क। वृक्क जो है वो शरीर में जल के नियंत्रण के लिए ऑस्मोरेगुलेशन जो का कार्य होता है वो किडनी यानी कि वृक्क करता है। रक्त को शुद्ध करता है तथा शरीर के विषैले पदार्थों को रिफाइन करता है तथा मूत्र को निर्माण यहीं से वृक्क से होता है। ये वृक्क के बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है। हमारा पूरा शरीर जो है वो वृक्क की सहायता से ही काम करता है और इसके बहुत ही सारे हमारी बॉडी का एक बहुत ही उपयोगी पार्ट है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डियों तथा दांतों में क्या सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? प्रोटीन तथा वसा, कैल्शियम तथा फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, ए तथा सी। इनमें से आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम तथा फास्फोरस जो है हड्डियों तथा दांतों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या? तो कैल्शियम तथा फास्फोरस, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेट की अम्लता कम करना, पेट की अम्लता को सामान्य रखना, पेट को साफ रखना, पेट में पाचन शक्ति व्यवस्थित करना रहना। तो आपका राइट आंसर होगा पेट की अम्लता को कम करना, ठीक है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक का यही काम है कि जो इसका कार्य पेट की अम्लता को कम करके रखता है, इसलिए हम इसका आयोडीन का नमक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में लार किसके पाचन में सहायक होता है? माल्टोज के, इरिप्सिन के, पेप्सिन के, स्टार्च के। तो आपका सही आंसर होगा स्टार्च के। लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा छोटी आंत में। मनुष्य का जो भोजन करता है उसका सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। ये छोटी आंत में पाचन होने के बाद बड़ी आंत में जाता है, जिसका वो वहाँ से इसका पूर्णतः पाचन क्रिया होती है जो समाप्त हो जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन छोटी आंत बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मदा में कौन सा हार्मोन द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास पर नियंत्रण करता है?
मादा में कौन सा हार्मोन द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास पर नियंत्रण करता है? तो आप यही देखते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ABC सभी। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास को नियंत्रण करने का काम एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो लैंगिक क्षणों को विकास में नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नर में लिंगी लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, माना जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ए बी और दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों, नर में लिंगी लक्षणों के लिए जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सहायक होता है, ठीक है, उत्तरदायी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिससे कहते हैं पेरिकार्डियस, कोलोन, काइटिन, एंजाइम। तो आपका राइट आंसर होगा हृदय एक झिल्ली से ढका होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम जो होता है वो हृदय के एक झिल्ली से ढका रहता है, उसको हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट का, हेपेरिन का, स्टार्च का, ग्लूकोज का। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ग्लूकोज का। हेपेरिन जो होता है, इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। ग्लूकोज की अधिकता से क्या होता है, हमारे शरीर में मधुमेह रोग की लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से अवयवता रोग होने लगता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। दोनों इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न, एमाइलेज नामक अम्लिक रस किसका पाचन करता है? एमाइलेज नामक अम्लिक रस किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, स्टार्च का, रेनिन का, कार्बोहाइड्रेट का। तो आपका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट का। एमाइलेज एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का, एमाइलेज जो है अम्लिक रस जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सहायक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पेस मेकर किस गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? नाड़ी की, वृक्क की, हृदय की, फेफड़े की। तो आपका राइट आंसर होगा हृदय की। पेस मेकर जो है वो हृदय की गति को समान रखने के लिए बनाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, पेस मेकर के द्वारा हृदय की गति को सामान्य बनाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।